Hi everyone, I hope all of you are doing well. So today we are going to start our lecture series of natural compounds or natural products. Okay, so natural products को आप एक और टॉपिक के नाम से भी जानते हो which is bioorganic compounds और bioorganic products. ठीक है, जिसमें आपके पास रहता क्या क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स की केमिस्ट्री, देन अमीनो एसिड्स से ही पेप्टाइड्स जनरेट होते हैं, उन पेप्टाइड्स की केमिस्ट्री, आफ्टर दैट शुगर केमिस्ट्री जिसे आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री. ठीक है, फिर कुछ पार्ट टर्पीन्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, यानी जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं. एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ऐसा सब. वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे पास सिलेबस में फैटी एसिड्स एंड स्टीरॉइड्स ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में वो हमारे पास अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या टर्पीन या न्यूक्लिक एसिड इसके अराउंड ही बनते हैं. ठीक है, जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर एनालिसिस है उसके बेसिस पे. दैट्स वाई हम इस टॉपिक के अंदर इनको ही कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं अगर तो इन टॉपिक से आते हैं तो वो तो हमारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे सारे क्लियर कर लेंगे. जो लर्निंग वाली चीज़ होगी वो भी हम साथ के साथ करेंगे, तो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं. बट अगर हम बात करें कुछ और सिस्टम्स की जो नेचुरल कंपाउंड्स के अंडर हमारे पास आ सकता है, उनमें चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है, कंसेप्ट्स वाली चीज़ें कम रहती है. और लर्निंग वाले पार्ट का ये होता है कि कोई इंसान कितना की लर्न करेगा. ठीक है, और श्योरिटी भी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा, बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे श्योरिटी है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हमारे पास हर बार आएगा. शुगर केमिस्ट्री से, अमीनो एसिड से या पेप्टाइड से या न्यूक्लिक एसिड से, इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है. दैट्स वाई इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ठीक है, और दूसरी बात कि जो नेचुरल कंपाउंड्स में आपका अगर मन करता है, लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी है, तो नोट्स आप लोगों के पास रहेंगे. ठीक है, उन नोट्स से आप जितना एक्स्ट्रा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. ठीक है, बट अगर यहाँ पे कवर करने की बात है तो वो मेरे अकॉर्डिंग कंसेप्चुअली हम इन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक अभी तक अगर आपके पास प्रीवियस ईयर में 100 क्वेश्चन है तो उन 100 क्वेश्चन में से हमारे पास 90 या 90 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे जो इन्हीं टॉपिक से होंगे. मुश्किल से कोई 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कभी कभार हमारे पास किसी और टॉपिक से भी रहे हो. दैट्स वाई इस टॉपिक को कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इन सारे टॉपिक्स पे अच्छी होल्ड बना लो, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनसे ही आराम से हो जाता है. अदरवाइज़ नोट्स हैं ही, आप जितना चाहे कर सकते हो, बट स्टिल एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितना करना मोर देन सफिशिएंट है. ओके, तो यहाँ पे आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो अमीनो एसिड्स की केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, चलो फिर. सो अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, इनका नाम सुना ही होगा आपने पहले भी. तो कैसे जानते हो आप? अमीनो एसिड्स आपके पास डाईफंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं. डाईफंक्शनल मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास NH2 पार्ट भी होता है और COH पार्ट भी होता है. NH2 पार्ट जो है उसे बेसिक पार्ट कहा जाता है और जो हमारे पास COH है उसे एसिडिक पार्ट कहा जाता है. ठीक है, दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स हमारे पास डाईफंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, NH2 बेसिक भी और COH एसिडिक भी. तो जो इसका एक कॉमन सा हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ऑलमोस्ट सब अमीनो एसिड्स के लिए, वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन एटम है जिसके पास बेसिक NH2 पार्ट भी है, एसिडिक COH पार्ट भी है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक हमारे पास कोई ना कोई R ग्रुप रहता है. ठीक है, ये चेन कुछ भी हो सकती है. और चौथी चीज़ हाइड्रोजन, यानी कॉमन बात अगर मैं बताऊँ, मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो भी मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स हैं उनमें ये बेसिक पार्ट भी मिलता है, ये एसिडिक पार्ट भी मिलता है, ये हाइड्रोजन भी जनरली जो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उन सब में मिलता है. चेंज आता है तो सिर्फ इस R ग्रुप में. ये R ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो कोई और अमीनो एसिड, मिथाइल है तो कोई और, इथाइल है तो कोई और, अगर फिनाइल ग्रुप है तब हमारे पास और. इस तरीके से ये R ग्रुप जैसे चेंज होता है वैसे अलग अमीनो एसिड बन जाता है, फिर उसका अलग काम, अलग प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें अलग चल जाती है. ठीक है, तो बेसिक ये वाली 3 चीज़ें तो हर अमीनो एसिड में मिलेंगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा? R ग्रुप में.
अब ये जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या है कि NH2 पार्ट एक प्रोटोन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है अभी नाइट्रोजन के पास। अगर इसके पास एक प्रोटोन एक्स्ट्रा जो है वो हम एक्सेप्ट करवा दें और इसके पास जो एसिडिक प्रोटोन है उसे रिमूव करवा दें, मतलब ये सोच लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं और वो भी 1-2 पोजीशन पे नहीं है, 1-2 पे नहीं है। देखो ये 1, ये 2, ये 3 देन 4, मतलब 1-2 पोजीशन पे हो तो जनरली उसे हम येलाइड्स कहते हैं। येलाइड्स का नाम आपने सुना होगा। तो येलाइड्स और ज्विटराइन में यही फ़र्क होता है कि जब येलाइड्स कहा जा रहा है इट मीन्स आपके पास जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये 1-2 पोजीशन पे है, बट जब ज्विटराइन कहा जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव 1-2 पोजीशन पे नहीं होता है, नॉन एडजेसेंट पे होता है। सो अमीनो एसिड्स हमारे पास अपनी इस ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, ये प्रोटोन डोनेट कर सकता है। अब जो इसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म है इसकी कुछ, किसी भी अमीनो एसिड की ज्विटर आयनिक फॉर्म है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्विटर आयन, हाई डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर एक ही सिस्टम में प्लस और माइनस दोनों चार्ज मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायपोल मोमेंट तो हाई होगा ही। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, तो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल है बट जो हमारे पास और सॉल्वेंट्स रहते हैं, वाटर के अलावा हमारे पास सॉल्वेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनमें ये सॉल्यूबल नहीं होता है या पार्शियली सॉल्यूबल होता है, बट सबसे बढ़िया सॉल्युबिलिटी वाटर में मिलती है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ज्विटराइन विच इज़ एम्फीप्रॉटिक नेचर। एम्फीप्रॉटिक नेचर का मतलब है इट कैन डोनेट प्रोटोन, इट कैन डोनेट प्रोटोन एज वेल इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। एम्फी वर्ड का एम्फी जो आपके पास वर्ड है उसका मतलब ही ये होता है कि जो दोनों कैरेक्टर हमारे पास शो कर सकता है, और प्रोटिक मीन्स प्रोटोन, यानी ये प्रोटोन को डोनेट भी कर सकता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म क्यों कह रही है ये? क्योंकि जब O नेगेटिव है तो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, OH हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटोन है तो प्रोटोन डोनेट कर सकता है। इट मीन्स ये हमारे पास जो फॉर्म बन के आ रही है ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड्स की, इट कैन डोनेट प्रोटोन एज वेल एक्सेप्ट प्रोटोन, दैट्स वाई इट इज़ एम्फीप्रॉटिक इन नेचर। बट कौन सी कंडीशन में ये डोनेट करना प्रेफर करता है, कौन सी कंडीशन में ये एक्सेप्ट करना प्रेफर करता है, वो एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। हमने जो वो अमीनो एसिड लिया है जिसके ज्विटर आयनिक फॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में वर्क कर रहा है या बेसिक सॉल्यूशन में वर्क कर रहा है। बिकॉज अगर वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में है, ठीक है, तो H+ आयंस मिलेंगे, तो यहाँ पे ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देके इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। इट मीन्स इस वक्त ये क्या कर रहा है? प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर सामने आपके पास एसिडिक कंडीशन दी गई है तो ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर सामने बेसिक कंडीशन दी है तो ये O नेगेटिव जो बेस है इस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटोन तो एसिडिक हो गई। दैट्स वाई यहाँ पे अगर बेसिक कंडीशन दी है तो यहाँ क्या हो रहा है? ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है। तो जब सामने एसिडिक कंडीशन दी है, सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। जब हमारे पास सामने बेसिक कंडीशन दी है तो ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई ज्विटर आयनिक फॉर्म को एम्फीप्रॉटिक इन नेचर कहा गया है कि कंडीशंस को देखते हुए इट कैन डोनेट प्रोटोन एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है या नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो है दैट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अमीनो एसिड्स। अभी हमने अमीनो एसिड का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा, उसके ज्विटर आयनिक फॉर्म और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी। अब हम अमीनो एसिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है।
तो पहला नोट आपके पास है ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, all the naturally occurring amino acids are alpha amino acids, alpha amino acids except proline and hydroxyproline. Because they are called as alpha इमीनो एसिड्स। ठीक है, क्या कह रही हूँ कि जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। लाइक जैसे अभी तक आपने जो एग्जांपल पढ़ा, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे हमारे पास यहाँ पे कोई आर ग्रुप रहता है और साथ में हमारे पास यहाँ एच, तो अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ एसिड की अल्फ़ा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, अल्फ़ा अमीनो एसिड हमेशा रहता है। बट जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमीनो एसिड्स हैं दे आर अल्फ़ा इमीनो एसिड्स। अमीनो नहीं है, ठीक है, अमीनो नहीं है, इमीनो है, ये डिफरेंस है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि सारे के सारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। All naturally occurring amino acids are chiral except glycine, because स्टेटमेंट में नहीं पता होता कि कब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या होता है कि हमारे पास जब हम इसकी ज्विटरायनिक फॉर्म बनाएंगे तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब वो आर ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्लाइसिन में उस आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता है, उस आर की जगह क्या होता है, हाइड्रोजन। दैट्स वाई ये कायरल नहीं होता, क्योंकि इस कार्बन पे NH3 पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे CO नेगेटिव लिखा है, ज्विटरायनिक फॉर्म है। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव भी है, CO नेगेटिव भी है, बोथ आर डिफरेंट, बट यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास चारों बॉन्ड डिफरेंट नहीं होंगे तो ये सिस्टम कायरल नहीं होगा। तो जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स मिलते हैं सारे ही कायरल होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव S कन्फिग्रेशन, RS। ठीक है, कन्फिग्रेशन रहती है ना, हमारे पास नॉमेनक्लेचर रहता है, जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हम RS फिक्स कर सकते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। दैट ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव S कन्फिग्रेशन। ठीक है, हैव S कन्फिग्रेशन एक्सेप्ट सिस्टीन, एक्सेप्ट सिस्टीन। तो हमारे पास सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें R कन्फिग्रेशन होती है। बाकी सिस्टीन को छोड़ के सारे के सारे हमारे पास सिस्टम में S ही कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग। और सिस्टीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरीके का होता है, ताकि आप खुद कैलकुलेट करके बता भी सको कि हमारे पास एग्जैक्टली R है या नहीं। तो ये कह रहा है कि सिस्टीन में R कन्फिग्रेशन होती है कायरल सेंटर पे, बाकी सारे अमीनो एसिड्स में हमारे पास कौन सी कन्फिग्रेशन होती है, S कन्फिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड्स। ठीक है, ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड्स। अब L अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है, ये भी एक तरीके का आपके पास नॉमेनक्लेचर होता है, DL है ना, DL, कैपिटल D कैपिटल L, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज स्मॉल d और स्मॉल l अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है, जब आपके पास बात करी RS की, ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर है। जब बात करी कैपिटल D कैपिटल L की, ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर है। जब बात करी स्मॉल d और स्मॉल l की, देन इट इज़ रिलेटेड विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ कि जितने भी नेचर में हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं उन सब में कौन सी कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है, L कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वो L कन्फिग्रेशन कैसे, जैसे सपोज आप इसको
फिशर में लिख रहे हो। क्यों फिशर में लिख रहे हो? क्योंकि डीएल नॉमेनक्लेचर के लिए हमें ये रूल दिया गया था कि जब भी डीएल नॉमेनक्लेचर आप बता रहे हो तो हमेशा एक ही कन्फिग्रेशन में बताना है, और वो एक कन्फिग्रेशन कौन सी थी हमारे पास? फिशर। तो फिशर में ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो जैसे आपके पास सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें NH2 पार्ट की, सॉरी COH फिर हम इस तरफ नहीं रखेंगे ना, कुछ रूल्स है हमारे पास, उनको हम फॉलो करते हुए, जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर है सीरीन का। सीरीन जो है इन सारे अमीनो एसिड्स के लिए स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, मतलब इसमें हमने DL नॉमेनक्लेचर की बात सबसे पहले करी थी, फिर बाकी सिस्टम्स के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में देखूं तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा मुझे, NH2, यहाँ पे COH, और R ग्रुप है हमारे पास क्या? CH2OH, और साथ में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। बट अगर मैं इसको वेज रिप्रेजेंटेशन में शो कर रही हूँ तो ऐसे लिखती हूँ, बट अगर फिशर में तो ऐसे लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि फिशर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी मॉलिक्यूल को बताने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, और वो रूल्स क्या है? दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन टॉप, ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन टॉप, जो रिड्यूस्ड है या लेस ऑक्सीडाइज्ड है दैट शुड बी ऑन बॉटम, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपके पास ऑक्सीडाइज्ड टॉप पे, रिड्यूस्ड बॉटम में, और साथ में कहा जाता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है, शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन। तो इसमें हमारे पास ये भी हो रहा है कि 1 2 3 मैक्सिमम जितने भी कार्बन्स थे वो एक लाइन में आ रहे हैं, वर्टिकल में आ रहे हैं, दैट्स वाई ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है। और DL हम कैसे बताते हैं? अगर NH2 फिशर रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड है तो L, अगर NH2 राइट साइड है तो D। बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया कि जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीन तो है, बट कौन सा सीरीन है? L सीरीन। अगर मुझे D सीरीन लिखना होगा तो मैं क्या करूँगी? जस्ट NH2 को राइट साइड भेज दूंगी, H को लेफ्ट। तो क्लियरली बस NH2 के बेसिस पे बताते हैं हम, और कुछ भी नहीं है। अगर अमीनो एसिड्स में फिशर रिप्रेजेंटेशन में NH2 पार्ट लेफ्ट है तो L, और अगर NH2 पार्ट राइट साइड है तो D आइसोमर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें नेचर में सारे L फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास और है कि जो इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास एक टॉपिक रहेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पे सुन सकते हो एक पॉइंट कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू पे लीस्ट सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। दे शो लीस्ट सॉल्युबिलिटी एट देयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू, ठीक है, जिसे हम PI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये जो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू है ये pH का ही एक अलग फॉर्म है, मतलब यहाँ पे अगर हमें बताना है pH के बारे में तो हम PI यूज़ करते हैं, बाकी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो आपका टॉपिक रहेगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू पे, यानी कोई एक ऐसी स्पेसिफिक pH वैल्यू होती है जिस पे वो लीस्ट सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, और सॉल्युबिलिटी किसके साथ, वो हमने पहले ही बात कर ली है। तो एक ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीनो एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ R ग्रुप वेरी करता है, R ग्रुप डिफर करता है, वो R ग्रुप डिफर करने पे एक अलग नाम, अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, उन्हीं साइड चेन्स की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका सिंबल मिलेगा, 3 लेटर्स वाला सिंबल, एंड देन उसका नाम। तो जैसे अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो NH2COH कॉमन है सब में, फ़र्क क्या है, इस H का यहाँ पे मिथाइल का और यहाँ पे आपके पास आइसोप्रोपाइल टाइप ग्रुप का,
ठीक है। तो जब हमारे पास R हाइड्रोजन रहता है उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन, जिसका सिंबल है GLY। मिथाइल रहता है तो वो एलानिन होता है, उसका सिंबल रहता है ALA। अगर हमारे पास ऐसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहता है V के जैसे दिखने वाला, है ना, V के जैसे दिखने वाला, याद रख सकते हो ऐसे कि V के जैसे दिखने वाला, तो V से ही इसका नाम शुरू होता है, विच इज़ वेलिन। और वेलिन का शॉर्ट जो 3 लेटर आपके पास सिंबल है वो है VAL। तो इस तरीके से हमारे पास 22 राइट, 22 ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ। इससे ऐसे कुछ नंबर के हमारे पास अमीनो एसिड्स रहेंगे, जिनमें सिर्फ फ़र्क आपके पास साइड चेन का ही होगा, जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या आपको PDF नोट्स की फॉर्म में या फिर वीडियो के एंड में, जैसे भी सूटेबल रहता है। आई विल प्रोवाइड यू द स्ट्रक्चर, सिंबल एंड नेम ऑफ दोज 20, 21 और 22 अमीनो एसिड्स। यू हैव टू लर्न देम। वाई? बिकॉज अगर अमीनो एसिड से आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो और वहाँ पे उसने उसका सिर्फ नाम या सिंबल मेंशन किया है, बट आपके पास क्वेश्चन स्ट्रक्चर से होगा, तो स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई जहाँ पे भी लर्निंग वाला पार्ट आता है मैं उसे स्पेशली मेंशन करके कह देती हूँ कि इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी मेमोरी में रहेगा तभी क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट हो पाएगा। दैट्स वाई जो स्ट्रक्चर्स, सिंबल और उनके नेम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जैसे वेलिन के एग्जाम्पल में बताई कि लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स की हेल्प ले सकते हो कि V के जैसे दिख रहा है, 2 मिथाइल V के जैसे दिख रहे हैं, इट मीन V से ही नाम स्टार्ट होगा। ऐसे आप अपने कुछ भी ट्रिक्स उसमें ऐड करो, बट यू हैव टू लर्न दैम। ठीक है, तो वो चीज़ आपने ज़रूर याद कर लेनी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स के क्वेश्चन करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स, ये नेम और सिंबल आना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स की एक आपके पास नंबर तो है, एक डाटा तो है, बट उसमें भी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 मेजर कैटेगरीज या क्लासेस अमीनो एसिड्स की देखी गई है। अब वो 3 क्लासेस क्या क्या हैं आपके पास? न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एज वेल एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, 3 टाइप्स हैं। अब इन 3 टाइप्स को हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? देखो ज़रा, जब आपके पास नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ COH ग्रुप, यानी किसी भी अमीनो एसिड में जितने NH2 हैं उतने ही COH हैं, तब उसे हम कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब ये चीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक NH2 और एक COH तो हर किसी में रहता ही है, बट जो साइड चेन है उस पे भी तो आपके पास इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे रहते हैं हमारे पास जिसमें साइड चेन में NH2 पार्ट होगा या साइड चेन में COH पार्ट भी होगा। तो अगर ऐसा कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है तो उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल सिस्टम में कितने NH2 कितने COH। अगर दोनों का नंबर इक्वल है, यानी क्लियरली कह रही हूँ कि साइड चेन में कोई NH2 या कोई COH नहीं है, तो वो हमारे पास होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। और इसके आपके पास एग्जाम्पल हैं एलानिन, जिसे शॉर्ट में ALA लिखते हैं, देन फिनाइल एलानिन जिसे शॉर्ट में PHE लिखते हैं, देन ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये कुछ हमारे पास जैसे शॉर्ट में जो इसका सिंबल है उसमें TRP लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इसमें NH2 और COH का नंबर बिल्कुल सेम होता है। When number of NH2 group is higher than COH, यानी आपके पास सपोज कोई एक ऐसा अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसमें NH2 साइड चेन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि NH2 का नंबर ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लाइसिन LYS, आर्जिनिन
ठीक है, ये कुछ हमारे पास किस टाइप के अमीनो एसिड्स आते हैं, बेसिक आते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों के पास होंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाइसिन के एग्जाम्पल की या लाइसिन के स्ट्रक्चर की ही, तो वो कुछ ऐसे रहता है कि यहाँ एक NH2, यहाँ एक COH और यहाँ पे एक H। बट जो R ग्रुप है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे CH2 से, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा CH2 से, और उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन और आएंगे, 1 2 3, एंड देन हमारे पास जुड़ा होगा NH2, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि एक NH2 तो सब में था ही था, एक NH2 और ज़्यादा है, तो ओवरऑल 2 NH2 है, एक COH है। तो जब NH2 का नंबर COH से ज़्यादा होगा देन इट कम्स अंडर विच कैटेगरी, बेसिक अमीनो एसिड्स कैटेगरी। किसका स्ट्रक्चर है ये, लाइसिन का। दैट्स वाई ये सेकेंड क्लास हो गई। और एसिडिक में अपोजिट है ना। अब तो चीज़ें क्लियर हो ही रही है कि जब आपके पास COH का नंबर NH2 के नंबर से ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे। और इसके आपके पास एग्जांपल्स हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड को शॉर्ट में लिखते हैं ASP एंड ग्लूटामिक एसिड को लिखते हैं GLU, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ शॉर्ट सिंबल्स हैं या 3 लेटर्स हमारे पास सिंबल है, ठीक है। तो जैसे आप एस्पार्टिक एसिड की ही अगर बात करो, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ये COH तो रहता ही रहता है, ठीक है, बट जो R चेन हमारे पास है उसमें CH2 के बाद फिर COH होता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में 2 COH हैं, एक NH2, तो COH का नंबर ज़्यादा, तो हमारे पास वो कौन सा अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। हाँ, साथ में एक चीज़ और भी है कि ये जो हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है इट इज़ मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड इज़ मोस्ट एसिडिक, जितने भी नोन हैं उन सब में ये मोस्ट एसिडिक होता है, ठीक है। और अगर बेसिक की बात करूं तो आर्जिनिन का नाम आता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज आर्जिनिन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स की जो हम NH2 और COH ग्रुप के बेसिस पे बताते हैं। अगर हमारे पास दोनों का नंबर सेम है न्यूट्रल, NH2 का नंबर ज़्यादा है देन बेसिक और COH का नंबर ज़्यादा है देन एसिडिक, और इसके लिए हमें साइड चेन पे भी देखना पड़ता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ ज्विटर आयनिक फॉर्म्स। ज्विटर आयनिक फॉर्म्स क्या है कि जैसे अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा स्टार्टिंग में कि ज्विटर आयनिक फॉर्म होती क्या है, बट अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी ज्विटर आयनिक फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका नॉलेज ज़रूरी है। तो आपके पास जो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट कब करते हैं, जब फिजियोलॉजिकल pH होती है, और फिजियोलॉजिकल pH की वैल्यू ऑलमोस्ट 7.3 यानी न्यूट्रल के आसपास जब रहती है तब हमारे पास अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं एज ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट अगर आप देखोगे तो इट इज़ एलानिन। तो एलानिन में क्या है कि NH2COH एक ही दिया है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो CO नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका तो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर सही समझ आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बट जैसे सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें लाइसिन, तो लाइसिन में एक NH2 ये भी है, एक NH2 ये भी है। अब हमें ये तो पता है कि नेगेटिव चार्ज तो CO पे ही आएगा, CO नेगेटिव होगा, डोनेट तो प्रोटॉन यही करेगा, बट एक्सेप्ट करने के लिए 2 हमारे पास नाइट्रोजन है, तो दोनों में से कौन से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है H+ को, वही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा। तो वो कैसे पता चला, बिकॉज ये कार्बोनिल के साथ में था ना नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपने -I इफेक्ट से इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ इन्वॉल्व करेगा, तो बाहर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ देखें तो NH2 पार्ट में नाइट्रोजन के लोन पेयर इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसके लोन पेयर को रोक रहा हो। दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि जब एक से ज़्यादा आपके पास सिस्टम रहेंगे तो NH2 में देखेंगे कौन बेटर डोनेट कर सकता है,
और COH में हमारे पास कौन बेटर अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना, या कह लो कि कौन H+ को जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर 2 COH होंगे तो हम देखेंगे कि कौन H+ ईजिली डोनेट कर सकता है। और जैसे अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड में 2 COH है हमारे पास। अब NH2 का तो सॉर्ट आउट है कि एक ही है, इसलिए इसको प्रोटॉन दिला के पॉजिटिव चार्ज ले आओ। बट जो COH है उन दोनों में से हमने देखो इस वाले प्रोटॉन को रिमूव किया है, इस पे नेगेटिव चार्ज लाया है, दूसरे पे नहीं लाया। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है ड्यू टू नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट है, इस वाले से थोड़ा दूर है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और जब वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो अपने इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ज़्यादा एसिडिक बनाएगा। तो जो प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा वही इजीली रिमूव होगा। सो सिंपल सी बात है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर आप जब भी ड्रॉ करेंगे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखिए कि जो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज NH2 के पार्ट में, और जो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है, जो प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप किसी भी अमीनो एसिड के लिए ज्विटर आयनिक फॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू, जिसे हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये PI हमारे पास क्या है, दैट नेट pH ऑफ एन अमीनो एसिड एट विच इट हैज़ नो नेट चार्ज। यानी एक्चुअल में ये pH की ही बात कर रहा है, pH स्केल की ही बात कर रहा है। सिर्फ ऐसी pH होनी चाहिए जिस पे हमारे पास अमीनो एसिड्स के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज विल बी 0। या फिर दूसरा, इसी को हम अलग वर्ड्स में क्या कह रहे हैं, दैट pH वेयर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म जो है हमारे पास उसी के साथ एसोसिएटेड है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू। यानी क्लियरली हमारे पास ये बात क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी pH जिसके ऊपर ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ज्विटर आयनिक फॉर्म में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दैट्स वाई नो नेट चार्ज। तो जिस pH पे ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी वही pH को आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू कहा जाता है। ये है सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, मतलब ऐसी pH जिस pH पे ज्विटर आयनिक जो इंटरमीडिएट है वो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, उस pH को आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन करूँ या टाइप्स की बात करूँ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अमीनो एसिड्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे कैसे कि अमीनो एसिड्स विद आयनाइजेबल साइड चेन, अमीनो एसिड्स विद आयनाइजेबल साइड चेन, एज वेल अमीनो एसिड्स विद नॉन आयनाइजेबल साइड चेन, विद नॉन आयनाइजेबल साइड चेन। ठीक है, इन दोनों बातों का मतलब क्या है हमारे पास कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसी साइड चेन है। क्लियरली पता चल रहा है, या तो एसिडिक या तो बेसिक, इस टाइप की साइड चेन होनी चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सके ऐसी साइड चेन होनी चाहिए। आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल जिसमें सिंपल R ग्रुप है, कोई भी साइड चेन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, वो नॉन आयनाइजेबल है। सो इन दोनों में PI वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग कंसेप्ट रहता है, अलग फॉर्मूला रहता है। सो अब हम दोनों को ही 1 बाय 1 करेंगे। सो फर्स्ट केस क्या है, विदाउट आयनाइजेबल साइड चेन, लाइक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसमें साइड चेन में कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बन सकता, तो ये नॉन आयनाइजेबल साइड चेन है, या कह सकते हो कि विदाउट आयनाइजेबल साइड चेन है। अगर ऐसा कोई भी अमीनो एसिड आपको मिलता है जिसकी PI वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन फॉर्मूला शुड बी लाइक दिस, दैट PI इज इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालनी है। pK आपके पास किससे रिलेटेड होती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से, जिसकी एसिडिटी ज़्यादा pK वैल्यू कम। ये चीज़ आपको पता ही होगी, रिवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है, तो जो ये हमारे पास साइड के प्रोटॉन्स हैं, ये जो हमारे पास यहाँ प्रोटॉन्स हैं, एसिडिक प्रोटॉन्स, उनकी PK वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जैसे हमें इन दोनों की
पीके वैल्यू पता चली, अब हम इस सिस्टम के लिए पीआई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि कौन सी पीएच वैल्यू ऐसी होगी जिसमें ये सिस्टम अपनी ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्स 6.01। सो 6 पीएच एक ऐसी पीएच है इस मॉलिक्यूल के लिए, इस अमीनो एसिड के लिए, जिसमें ये अपनी ज्विटर आयनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक के ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऐसा आपको कब देखने को मिलेगा? जब पीएच 6 होगी। ये मतलब है आपके पास पीआई वैल्यू का। सो फर्स्ट केस बहुत ईजी है, बस साइड चेन देखो, उसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं बन रहा है, आयंस नहीं बन रहे हैं, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दो, क्योंकि उसमें एक NH2 पार्ट होगा, एक COH पार्ट होगा, तो उसके प्रोटॉन्स की भी वैल्यू, उसके प्रोटॉन्स की भी पीके वैल्यू, एंड सिंपल एवरेज। नेक्स्ट अब हमारे पास विद आयनाइजेबल साइड चेन है। तो जब हमारे पास कोई साइड चेन ऐसी है जिसमें आयंस बन सकते हैं, COH पार्ट या NH2 पार्ट इस तरीके का अगर प्रेजेंट हो सकता है, तो उस केस में हमने पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? दैट एवरेज ऑफ पीके इन सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपको एवरेज ही निकालनी है, बट जो सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, लाइक जैसे इसमें देखें तो ये भी COH है और साइड चेन में भी COH है, दे आर सिमिलरली आयनाइजेबल। जो आयंस इसमें बनेंगे वैसे ही आयंस इसमें बनेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू का एवरेज निकलेगा। इन केस साइड चेन में NH2 पार्ट होता तो फिर वो NH2 के प्रोटॉन की पीके वैल्यू और ये जो NH3 के प्रोटॉन की पीके वैल्यू है उसको ऐड करके एवरेज निकालते। ये मतलब है इस बात का। तो यहाँ पे अगर मुझे पीआई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स की एवरेज ही निकालूंगी। 4.25 + 2.0 डिवाइड बाय 2, तो जो भी वैल्यू आपके पास आती है वो इस मॉलिक्यूल की होगी पीआई वैल्यू। करो कैलकुलेट ज़रा, देखो क्या आ रहा है आपके पास। 3.12 के अराउंड आएगी वैल्यू, आई गेस, है ना, 3.12। सो ये 3.12 एक ऐसी पीएच है जिसमें ये जो सिस्टम है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अमीनो एसिड है, ये एग्जिस्ट करेगा किसमें? ज्विटर आयनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास कैलकुलेट करने के अगर क्वेश्चन बनता है तो। अगर साइड चेन आयनाइजेबल है तो जो एक जैसे दिखने वाले ग्रुप्स हैं उनका एवरेज निकाल लो। अगर साइड चेन आपके पास आयनाइजेबल नहीं है, कोई उसमें आयंस नहीं बन सकते, तो क्लियरली आपको क्या करना है कि उस सिस्टम में जो दो वैल्यूज़ पीके की प्रोवाइडेड है उनसे एवरेज निकालना है। सिंपल, ओके। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू। अब कुछ अमीनो एसिड्स दिए हैं और आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यू पूछी है, तो एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि जिसका नेचर जितना ज़्यादा बेसिक होगा पीएच के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा तो मतलब पीआई की वैल्यू भी ज़्यादा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिडिक है उसकी वैल्यू कम, जो बेसिक है उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इन सारे अमीनो एसिड्स में सबसे बेसिक अमीनो एसिड कौन है। तो जो सबसे बेसिक अमीनो एसिड है वो है हमारे पास आर्जिनिन। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, बताया था ना आर्जिनिन मोस्ट बेसिक। उसके बाद आता है हिस्टिडिन, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास बचते हैं एलानिन और ल्यूसिन। तो ल्यूसिन ज़्यादा बेसिक होता है देन एलानिन, और एस्पार्टिक तो मोस्ट एसिडिक है, इसलिए ये सबसे बाद में जाएगा। तो इन दोनों का तो हमें पता चल जाता है कि NH2 पार्ट इनमें ज़्यादा रहता है, ये मोस्ट बेसिक है, इसमें NH पार्ट रहता है इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है। नाइट्रोजन वाला पार्ट जितना ज़्यादा रहेगा NH2 पार्ट वो बेसिक होगा, पढ़ा था आपने। बट ल्यूसिन और एलानिन में हमें कैसे पता चला कि जिसकी एल्काइल चेन लॉन्गर होती है, ठीक है, लॉन्गर एल्काइल चेन, उसकी हमारे पास बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे और कंसेप्ट्स में भी काम आ सकती है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो ऐसे सिस्टम है जिसमें एक में एल्काइल चेन लॉन्गर है, एक में एल्काइल चेन शॉर्ट है, तो जिसकी एल्काइल चेन लॉन्गर है उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है
उसके बेसिस पे आ गया। और एस्पार्टिक तो वैसे ही मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड है, मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड है, तो इसकी वैल्यू होगी सबसे कम। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें ये पता चल गया, अच्छा अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलती, आपको अगर इसके स्ट्रक्चर्स याद होते, फिर उसमें आप ध्यान में देखते कि किस में NH2 पार्ट ज़्यादा है, किस में कम है, तो आप बेसिक और एसिडिक का क्लैरिफिकेशन कर सकते थे और फिर इस ऑर्डर को डिसाइड कर सकते थे। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अमीनो एसिड के हैं वो हमारे स्ट्रक्चर और जो सिंबल हमने कहे थे लर्न करने के लिए उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया गया है, द पीके वैल्यू ऑफ 3 आयनाइजेबल X, Y and Z ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स X, Y and Z ऑफ एस्पार्टिक एसिड आर दिस एंड दिस, ठीक है। व्हाट विल बी द PI ऑफ दैट अमीनो एसिड। तो इसके लिए भी, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले तो आपको एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसने 3 पीके वैल्यूज दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है सबके पास प्रोटॉन ज़रूर है, तो एस्पार्टिक एसिड में CH2COH रहती है साइड चेन। अब वैल्यूज़ जो दी है हमें पता नहीं है कि कौन किसकी वैल्यू है, तो वो अगेन हम कंसेप्ट से खुद डिसाइड करेंगे। देखो आपने जब इसके ज्विटराइनिक फॉर्म लिखी थी तब आपने ध्यान दिया था ना कि ये वाला प्रोटॉन सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में भी, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ज़्यादा पास है, तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी वैल्यू सबसे कम। यही होता है ना कि पीके का एसिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन। तो क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, नाइट्रोजन के ज़्यादा पास है, इसलिए इसकी जो पीके वैल्यू वो सबसे कम। उसके बाद वैल्यू क्या है 4.3, तो वो इस एसिडिक वाले सिस्टम की होगी, क्योंकि पीके वैल्यू का लिंक एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ होता है इन्वर्स रिलेशन में, ठीक है। जितनी एसिडिटी ज़्यादा पीके वैल्यू उतनी ही कम। तो ऑब्वियस सी बात है जब 2 वैल्यूज़ हो गई आपके पास कंफर्म, तो तीसरी क्या रहती है 9.7, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो एसिडिक होते हैं उनकी पीके वैल्यू कम रहती है। अब ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, PI वैल्यू आपसे पूछ रहा है, सिंपल PI वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आयनाइजेबल साइड चेन वाला एग्जांपल है, तो आपके पास ये और ये पीके वैल्यू एवरेज निकालने के लिए यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि जो सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, सिंपल। तो क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके, ऑलमोस्ट 3.25। बाकी कैलकुलेशन चेक ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। ये दोनों क्वेश्चन करवाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को कंसेप्चुअली भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यूज़ होंगी, खुद भी डिसाइड करना पड़ सकता है। तो जो आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट होते हैं वो अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन ईजी है। देखो कई बार जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑफ एस्पार्टिक एसिड आर इंडिकेटेड बिलो द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज दैट एग्जिस्ट एट pH 5। अब ये प्रीडोमिनेंट स्पीशीज पूछ रहा है, तो पहले क्लियर कर लो कि ये ज्विटराइनिक फॉर्म की बात नहीं कर रहा है। ज्विटराइनिक फॉर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे एक प्रीडोमिनेंट स्पीशीज की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज हमारे पास स्पेशली इसने कहा है कि pH 5 पे कैसी रहेगी वो बताओ। ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास जो इसकी ज्विटराइनिक फॉर्म की एग्जिस्ट करने की pH है यानी PI वैल्यू है उस पर ही बताओ। ये थोड़ी सी कंडीशंस खुद से बनाई गई हैं कि हम इस सॉल्ट को, एस्पार्टिक एसिड के इस सॉल्ट को pH 5 वाले सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो हमें बताओ कि अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट काम करेगा वो एम्फीप्रॉटिक नेचर, जो आपको बताया गया था ना कि हमारे पास जो ज्विटर आयन होते हैं दे आर एम्फीप्रॉटिक इन नेचर। एम्फीप्रॉटिक इन नेचर का मतलब था कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए pH 5 वाला सॉल्यूशन जिन भी प्रोटॉन्स के लिए बेसिक होगा वो खुद एसिड की तरह एक्ट करेंगे, जिन भी प्रोटॉन्स के लिए pH 5 एसिडिक होगी वो खुद बेस की तरह एक्ट करेंगे। यही पढ़ा था ना हमने कि सॉल्यूशन अगर बेस का दिया है तो ये खुद एसिड की तरह एक्ट करता है, सॉल्यूशन अगर एसिड का दिया है तो खुद बेस की तरह एक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा। अब देखो 3 वैल्यूज़ है हमारे पास। अब अगर मैं pH 5 की बात करूं तो pH 5 से कम एक तो है 3.9 और एक है हमारे पास 2.2।
और अगर ज़्यादा की बात करूँ तो मेरे पास है 9.9। तो जब मैं इस सॉल्ट को pH 5 के सॉल्यूशन में रखूँगी तो मेरे पास ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, इन्हें कैसा फील होगा, इनसे हायर वैल्यू मतलब इनके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, बेसिक एनवायरनमेंट। दे फील बेसिक एनवायरनमेंट एट pH 5। सही है ना, सिंपल बात है कि देखो इनकी जो पीके वैल्यू थी वो कम थी, जब इन्हें हमने pH 5 में रखा तो pH 5 इनसे ज़्यादा वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू का मतलब हमारे पास बेसिक हुआ ना, तो ये जो दो प्रोटॉन है इनको क्या फील हो रहा है कि इनको बेसिक सॉल्यूशन में रखा गया है। जबकि जो मेरे पास 9.9 वाला प्रोटॉन है जिसकी पीके वैल्यू 9.9 है, क्योंकि pH 5 उसके लिए कम है, तो उसके लिए कम होने का मतलब जो pH कम वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एसिडिक की। तो इस वाले प्रोटॉन को क्या फील होगा, इट विल फील, ठीक है, इट विल फील एसिडिक एनवायरनमेंट एट pH 5। ठीक है, इस बात को समझो, बहुत सिंपल है, एम्फीब्रोटिक से रिलेटेड है कि अगर इसने pH 5 हमारे पास फिक्स करी तो जो ये दो प्रोटॉन थे क्योंकि इनकी वैल्यू कम थी तो इसके लिए वो pH 5 ज़्यादा हुई, तो इन दोनों प्रोटॉन्स को क्या फील होगा कि हमें बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। जबकि जिस प्रोटॉन की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, जब उसको pH 5 में रखेंगे तो उसे क्या लगेगा कि उसके कंपैरिजन में तो वैल्यू कम है, कम वैल्यू मतलब एसिडिक, तो इसे फील होगा कि उसे एसिडिक एनवायरनमेंट में रखा गया है। अगर ये हमारे पास अपने आसपास pH 5 को बेसिक एनवायरनमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कि आसपास बेस पड़ा हुआ है, तो दे itself act as acid। और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना, टू डोनेट प्रोटॉन, यही होता है ना। और अगर ये अपने आसपास एसिडिक एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं, इट मीन्स इन्हें क्या लगेगा कि अगर आसपास एसिड है तो मुझे बेस की तरह एक्ट करना है, सो इट विल एक्ट एज बेस itself, it will act as base itself। और अगर ये बेस की तरह काम करेगा देन टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो जो बेस की तरह काम करता है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सॉर्ट आउट हो गया है। अब आते हैं सीधे इस पे कि इसकी अब प्रीडोमिनेंट स्पीशीज क्या बन सकती है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है उसमें पहले तो मैं इन सारी जो भी मेरे पास सिस्टम प्रेजेंट है उसको एज इट इज़ रख देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो 2.2 है और 3.9 है, ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, दे इटसेल्फ एक्ट एज एसिड, और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। इट मीन्स इसका प्रोटॉन भी डोनेट हो जाएगा, इसका प्रोटॉन भी डोनेट हो जाएगा, तो इन दोनों पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपके पास तीसरा है NH3 पॉजिटिव वाला, ये खुद बेस की तरह काम कर रहा है। बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, बट नाइट्रोजन ने ऑलरेडी जितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता था वो कर लिए हैं। अब इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर तो लोन पेयर प्रेजेंट होता तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज खुद पे ले आता, बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है तो इस पे इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है ना NH2, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता। अब नाइट्रोजन के पास जगह ही नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है डोनेट करने के लिए, मैक्सिमम जितने बॉन्ड्स बना सकता था बना दिए हैं, दैट्स वाई इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो NH3 का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ फॉर्म में रहेगा, बट जो COH थे उन दोनों के प्रोटॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर इस एस्पार्टिक एसिड के इस सॉल्ट को pH 5 पे रखा जाता है तो ये कुछ इस स्पीशीज़ में नज़र आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ऐसे वो किसी भी pH वैल्यू को चेंज करके आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके पूछ सकता है। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखना, और जितने ईजी तरीके से ये कंसेप्ट मैंने बताया है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो जो आपके पास PI वैल्यू थी उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए। कंसेप्ट बेस भी हो सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने को भी आ सकता है, या फिर आपके पास ऐसा एक
इमेजिनरी खुद से पीएच दे के वो उसकी प्रीडोमिनेंट स्पीशीज भी पूछ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर आर सम इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमें फूड के थ्रू, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, फूड या बाकी सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें बाहर से उनकी इनटेक करनी पड़ती है। ठीक है, सो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं बट स्टिल हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें वो बाहर से लेने पड़ते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से, बिकॉज आपके पास ऐसे सिंपल एग्जांपल बन सकता है कि पूछ लिया गया कि 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से बताओ इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे? पीवीटी, टिम एंड हॉल। पीवीटी, टिम, हॉल। तो इसका मतलब क्या है? P फॉर फिनाइल एलानिन, V फॉर वैलिन, T फॉर थ्रियोनिन। ठीक है, देन अगेन T फॉर ट्रिप्टोफैन, देन I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनिन। ठीक है, देन H फॉर हिस्टिडिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन एंड L फॉर ल्यूसिन। अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने जितने भी अमीनो एसिड लिखे हैं उसमें हमारे पास सारे मैंने डाउन लिखे हैं बट आर्जिनिन को अलग लिखा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास स्पेस नहीं है, वजह है इसकी। ठीक है, वजह क्या है? दैट इट इज कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि आपके पास ये अमीनो एसिड एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता है बट कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर हो गई तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट बाहर से पड़ती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन सिंथेसाइज कर रहा है या जनरेट कर रहा है इस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो ऑर्गन कहीं से डैमेज हो जाता है, किसी एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके के ऑपरेशन में, कुछ भी हो सकता है, अगर वो डैमेज हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, फिर हमारी बॉडी में ये आर्जिनिन नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। तो उस केस में हमें फिर आर्जिनिन बाहर से लेना पड़ता है। दैट्स वाई इसके लिए कहा गया है कि कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड, कि अगर कंडीशंस होंगी वैसे रिक्वायर्ड तब हमें लेना पड़ता है, अदरवाइज एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इस अमीनो एसिड को अलग से लेने की। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास अमीनो एसिड है जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके।